कल अपन पढ़ रहे थे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। ये फैन बंद कर दो। हाँ, लिखो आप सेकंड चैप्टर का नाम लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये लिख दिया अपन ने। देखो इसमें एक तो ये लिख लो भी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर बनाए जा सकते हैं। लिखो कंपनी एक्ट 2013 है ना, इसमें लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेडिंग लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे तुम तीनों बातें करोगे खाली, आ जाओ यहाँ आ जाओ आप, अपन बातें करने थोड़ी आए हैं। आ जाओ यहाँ आ जाओ। क्या लग रही है? अच्छा लिखो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 में बनते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन कौन से में? 129 में। उसके शेड्यूल 3, शेड्यूल कौन सा? 3 के पार्ट ए में दी गई है बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 के पार्ट ए में तो क्या दी गई है? बैलेंस शीट। और पार्ट बी में दिया गया है इनकम स्टेटमेंट। रह जाएगा याद? सेक्शन कौन सा? 129। शेड्यूल कौन सा? 3। पार्ट कौन सा? ए में बैलेंस शीट और पार्ट बी में इनकम स्टेटमेंट। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट जैसे एक तो बैलेंस शीट हो गया, दूसरा इनकम स्टेटमेंट हो गया, तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा कौन सा होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और चौथा होता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट या शेयर होल्डर स्टेटमेंट या इक्विटी शेयर होल्डर स्टेटमेंट। ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं, है ना? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इक्विटी शेयर होल्डर स्टेटमेंट। ये चारों नाम लिख लो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। आप ऑनलाइन वाले भी लिख रहे हो ना? हो गया? ठीक है। करना क्या है आपको? आपको एक तो बैलेंस शीट याद करनी है, पूरी की पूरी, पूरी बैलेंस शीट याद करनी है ना? और कौन सी वाली? वो टी शेप वाली नहीं, दिस वाली नहीं, वर्टिकल स्टेटमेंट वाली, याद ना? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, है ना? लिख लेना और याद कर लेना। और अगर नहीं लिखी जाए तो मेरे को बता देना, मैं लिखा दूं। लिख लोगे? पक्का? ठीक। अब ऐसी कंपनियां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फॉर्म में नहीं बनाती, उनके नाम और लिख लो। देखो, दोज कंपनी who do not prepare financial statement according section 129. Those companies who do not prepare financial statement according section 129, ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती नहीं है। इसमें नाम लिख लो। इंश्योरेंस कंपनी, ये तीनों नाम लिख लो, दिस, दिस और दिस। इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एक सेक्शन 8 वाली कंपनी भी आती है, एनपीओ जिसको अपन बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी और सेक्शन 8 वाली कंपनी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती नहीं है, बनाती तो है, लेकिन वो फॉर्मेट नहीं है जो सेक्शन 129 के पार्ट ए में बैलेंस शीट में दिया गया है। नहीं आ रहा समझ में? अपन जो रेगुलर कंपनी की बैलेंस शीट बनाती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, वो फॉर्मेट इनका नहीं है। इनका फॉर्मेट अलग ही है, इंश्योरेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का और बैंकिंग कंपनी का। इन 4 कंपनियों नाम आप इसलिए भी याद रख सकते हो, आपके अकाउंट्स में कभी भी पूछने कि ये रूल रेगुलेशन है, कौन सी कंपनियां फॉलो नहीं करती है, तो आप इसी में लिखोगे। जैसे अपन डिबेंचर में पढ़ते हैं DRR, याद है क्या?
डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कौन सी कंपनियां जो डीआरआर नहीं बनाती, ये कंपनियां नहीं बनाती, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी। कौन सी कंपनियां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेक्शन 129 को फॉलो नहीं करती, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी एंड। ठीक, फिर आगे अपने कारो और पढ़ेंगे, कारो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, कारो, कारो कौन सी कंपनियां फॉलो नहीं करती, वो भी ये कंपनी फॉलो नहीं करती। जब भी आपको अकाउंट्स में पूछे कि फॉलोइंग रूल रेगुलेशन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो आप इसमें 4 कंपनी नाम लिख दो, कौन कौन सी? पक्का? मोहित कुमार, क्या नाम तुम्हारा? हर्षित। अरे भाई चलो इसमें एक दो बातें और बता देते हैं आपको। इसमें जो बैलेंस शीट बनेगी वो कौन से फॉर्मेट में बनेगी? वर्टिकल फॉर्मेट। हाँ सर, हाँ निधि कंपनी में इंक्लूड होती है। हाँ चलो एक ये और बताओ, एक मिसलिनियस एक्सपेंडिचर आता है जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ये क्या होता है? हाँ हाँ सही है, कौन बोल रहा है ये? सही है, हाँ बताओ, जोर से बोलो थोड़ा। सही है, हाँ बोलो बोलो बोलो, तो दोबारा बोल दो। कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे अपन बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। ये कौन सी हेड में दिखाया जाता है? तो अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। कौन सी हेड में दिखाया जाता है? अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। लिख लो ये ना, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, इसे कौन सी बैलेंस शीट की हेड में दिखाया जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा। इसके एग्जांपल लिख लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, P&L DR बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो अदर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में दिखाया जाता है, आ जाओ मैडम, आ जाओ फटाफट आ जाओ। अदर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में दिखाया जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, अंडरराइटिंग कमीशन को, P&L के DR बैलेंस को और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, है ना? कर दिया आज आप लोग संडे का सत्यानाश, संडे का सत्यानाश कर दिया, है ना? अब जीवन एक तरीके से तबाही है। संडे खा जाएंगे कोचिंग वाले, है ना, और आपके जो फेस्टिवल है वो खा जाएंगे ICSI वाले। दिवाली के टाइम एग्जाम और होली के टाइम एग्जाम, तो जीवन एक तरीके से, है ना, तबाही है जब तक CS नहीं हो जाए। निकालो मैडम, निकालो सिस्टर, निकालो, आ ही गए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। लिख दिया? पक्का याद रह जाएगा? चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, है ना। एक तो ये बताओ, प्रमोटर क्या होते हैं? हाँ आराम से पियो, आराम से, नाश्ता वास्ता सब कर लो, एकदम अपनी क्लास है। बताओ भी, प्रमोटर क्या होते हैं? हाँ, जो कंपनी का कंसेप्ट लेके आते हैं, है ना, जिनको कंपनी का सपना आता है कि ऐसे ऐसे करते हैं, 7 मेंबर इकट्ठा कर लेते हैं, ये एग्रीमेंट बना लेते हैं, ये बिजनेस चालू करेंगे, फलाना ढिमका, ये सब करेंगे। मतलब कंपनी फॉर्मेशन से पहले जितने भी एग्रीमेंट जिस इंसानों से किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रमोटर होते हैं। वो जो एक्सपेंसेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन ये है कि प्रमोटर को अपन अगर शेयर इश्यू करते हैं कंपनी फॉर्मेशन के बाद, उनके रेम्युनरेशन के फॉर्म में प्रमोटर को अगर शेयर इश्यू किए जाए, उसकी एंट्री क्या होती है? बोलो भाई, बोल भाई हर्षित। नो आइडिया, ऑप्शन दो। हाँ ये ठीक रहेगा। प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल? सेकंड वाली।
पक्का? सेकंड और थर्ड वाली दोनों लिख लो। शेयर इश्यू टू प्रमोटर, शेयर इश्यू टू प्रमोटर, सेकंड चैप्टर में लिख लो। शेयर इश्यू टू प्रमोटर, दोनों नाम लिख सकते हो आप, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई रिपीट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद रह जाएगी? याद कर ही लेना भाई। चलो एक और बताओ, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, पता? ये बताओ। हाँ हाँ बोलो। हाँ, दोनों में से कोई एक नाम लिख सकते हो आप, दोनों में से ऑप्शन में है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करो तो भी एक ही बात है, गुडविल अकाउंट डेबिट करो तो भी एक ही बात है, टू शेयर कैपिटल। पूछ लेना आराम से, हर कुछ मत लिख लेना अपनी मनमर्जी से। लिख दिया? चलो तो आगे बताओ, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जो इन फ्यूचर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लिखो तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, हेडिंग लिखो, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी, मन मार के पढ़ना पड़ रहा है ना? देखो, ऐसी लायबिलिटी जो इन फ्यूचर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो क्या लिखोगे? लायबिलिटी विच कैन बी ऑकर्ड इन फ्यूचर और नॉट, लायबिलिटी विच कैन बी ऑकर्ड इन फ्यूचर और नॉट। ऐसी लायबिलिटी जो भविष्य में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल लिखो इसके, एक तो लिखो वर्कमैन कंपनसेशन अंडर डिस्प्यूट, वर्कमैन कंपनसेशन अंडर डिस्प्यूट। दूसरा लिखो केस फाइल इन कोर्ट, दूसरा लिखो केस फाइल इन कोर्ट। पहले बोला था वर्कमैन कंपनसेशन अंडर डिस्प्यूट, दूसरा लिखा केस फाइल इन कोर्ट, तीसरा लिखो बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड, और चौथा लिखो अरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड, अरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड, अरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड, अरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो इन फ्यूचर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसे बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे जब तक वो लायबिलिटी ओकर्ड नहीं हो जाए। इसे दिखाया जाता है अंडर द हेड ऑफ फुट नोट, बैलेंस शीट के बाहर लिख लो, इट इज शोन अंडर द हेड ऑफ फुट नोट। ये बैलेंस शीट के फुट नोट के अंदर दिखाई जाती है, मतलब बैलेंस शीट के बाहर, आउटसाइड द बैलेंस शीट, अंडर द हेड फुट नोट, फुट नोट अंडर द हेड फुट नोट में दिखाई जाती है। ध्यान दी, चारों नाम पढ़ लो फटाफट। पहला वर्कमैन कंपनसेशन अंडर डिस्प्यूट, कि मतलब आपकी जो वर्कमैन है वो कंपनसेशन मांग रहे ज्यादा, आप कम देना चाह रहे हो, डिस्प्यूट में चल रहा है, राड़ा चल रहा है दोनों कंपनी और वर्कमैन के बीच में। अब जितनी लायबिलिटी डिसाइड होगी उतनी आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा क्या लिख रखा है? केस फाइल इन कोर्ट, आपके ऊपर कोर्ट में केस हो रखा है, अगर हार जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, जीत जाओगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तीसरा क्या लिखा हुआ है? बिल्स डिस्काउंटेड, कल अपन ने पढ़ा था बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, कि आपके पास कोई बिल आया हुआ है डेटर से, वो है 3 महीने बाद का, आपको पैसे पहले चाहिए, आप किसके पास चले गए? बैंक के पास, वहां से आप क्या ले आए? पैसे डिस्काउंट करवा के ले आए। अब 3 महीने बाद बैंक वो बिल प्रेजेंट करेगा किसके सामने? जिससे बिल आया हुआ है।
और वो पेमेंट करेगा तो कर देगा, वरना पेमेंट किसको करना पड़ेगा, जो पैसे लेके गया उसके लिए। तो एक तरीके से कंटीजेंट लायबिलिटी हुई भी, जब तक वो बिल का पेमेंट नहीं कर देगा या ड्यू डेट नहीं आ जाएगी तब तक के उसके, है ना, ऊपर नीचे होती रहेगी कि अगर मान ले उसने पेमेंट नहीं करा तो पेमेंट किसको करना पड़ेगा, अपने को। तो कंटीजेंट लायबिलिटी है। फिर एक है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अगर अरियर में चल रहा है। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स होते हैं ना, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रेडीमेबल, इरेडीमेबल और कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो इसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बताओ भाई। शेयर्स होल्डर को डिविडेंड मिलता है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है तभी। कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता है। तो अगर मान लो किसी साल कंपनी ने लॉस कमाया तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगले साल अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उसे पिछले साल वाला डिविडेंड भी देना पड़ेगा और अगले साल वाला भी देना पड़ेगा। तो अरियर में जो चल रहा है डिविडेंड, बाकी जो चल रहा है, अगर जैसे ही कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो नहीं देना पड़ेगा। ये नाम याद रह जाएंगे। चलो, तो इस सेकंड चैप्टर में यही है। एक्चुअल में जो ये चैप्टर चालू होगा वो अब चालू होगा तीसरे चैप्टर से। लगाओ हेडिंग थर्ड चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम लिखो शेयर कैपिटल। है ना, आपके सिलेबस की एक्चुअल कहानी यहां से स्टार्ट होती है। क्या लिखोगे आप हेडिंग, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, है ना, सिलेबस एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होगा। वो तो सारा बेसिक बेसिक पढ़ा था अपन ने। चलो तो चालू करें। देखो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे इश्यू ऑफ शेयर, कॉमा फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर, कॉमा फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इश्यू ऑफ शेयर लिखो। एक तो ये पढ़ेंगे इसके अंदर, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, फेवरेट टॉपिक है। बहुत पढ़ा होगा आपने, ये नहीं पढ़ा, आता नहीं है। कितने बच्चों को नहीं आता इश्यू ऑफ शेयर्स? 1 2, थोड़ा थोड़ा आता है। बाकी होगा अपना तैयार है। हर्षित भाई, हैप्पीनेस पूरा नहीं है, मैं करवा दूंगा, टेंशन ना ले। तो सेकंड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, और एक राइट शेयर। एक अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। ये 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। एक बायबैक रह गया इसके साथ, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। ये 4 टॉपिक अपन पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। ये 4 पढ़ेंगे शेयर में। फिर डिबेंचर और पढ़ेंगे अच्छे से, डिबेंचर भी पूरा पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, चलो बेसिक बेसिक चालू कर ले। सबसे पहले लिख लो कंपनी अकाउंट्स या कंपनी एक्ट आपका कौन सा है? 2013। कंपनी एक्ट 2013 लिख लो। चलो कंपनी की डेफिनेशन लिख लो। लिखो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कि कंपनी इज ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। ये डेफिनेशन मेरे 1.5 दिन में याद हुई थी। मैंने जब पहली बार इसकी डेफिनेशन याद करी तो मेरे को पूरा 1.5 दिन लगा था, तब जाके याद हुई। आपके
देख लो इतना डिफरेंस है आप मेरे में। ठीक, मैं स्टार्टिंग हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी तो पहले बात तो समझ में नहीं आई, होता क्या, फिर धीरे धीरे इसको समझी तो टाइम लगा, इसके अंदर पढ़ने में बहुत टाइम लगा, है ना। तभी तो मैं मानता हूँ कि आप हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लिखो चलो, डेफिनेशन लिखो भी कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। इसका जन्म किससे होगा? लॉ से होगा, क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर से क्या होगी? फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर से क्या होगी? अलग होगी। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, एक बार जिसका जन्म हो गया बाद में ये मरेगी नहीं, है ना, अश्वत्थामा है ना, जिंदा रहेगी चीरकाल तक। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन विद ए कॉमन सील, विद क्या होगी? कॉमन सील, कंपनी की मोहर होगी। आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर होने लग गया ना, कंपनी के नंबर आने लग गए, डिजिटल सिग्नेचर होने लगे। तो ये सारी कंपनी की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, वहीं से चालू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर लिख दो या काइंड्स ऑफ कैपिटल लिख दो, काइंड्स ऑफ कैपिटल। बाकी आप लॉ में पढ़ोगे खूब सारा, कंपनी लॉ में, तो थ्योरी वाला पर्सन कम ही कराऊं तो ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर या काइंड्स ऑफ कैपिटल लिखो। इसमें पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। बताओ अभी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? क्या होती है? बैलेंस शीट में लिखी हुई होती है। एमओए के कौन से क्लोज में? कैपिटल क्लोज में। एमओए में क्लोज होते हैं नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, कैपिटल क्लोज, है ना, सिचुएशन क्लोज, ये सब, और लायबिलिटी क्लोज, ये सब क्लोज होते हैं। उस क्लोज के जो कैपिटल क्लोज होता है उसके अंदर जो कैपिटल लिखी होती है वो कौन सी होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी जिस कैपिटल के अंदर लाइफ टाइम में काम करेगी वो कौन सी कैपिटल होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऐसी कैपिटल जिसका टोटल बैलेंस शीट काम में नहीं आता है, ये टोटल काम में नहीं आता है, वो कौन सी कैपिटल होगी? ऑथराइज्ड कैपिटल। लिखो इसमें, इट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। इट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। इट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। In this capital, company works lifetime. In this capital, company works lifetime. It is written in capital clause of MOA. It is written in capital clause of MOA. MOA मतलब Memorandum of Association. Capital clause of MOA. थ्योरी में पूछ सकता है वो कि डिफाइन इन कैपिटल को डिफाइन कीजिए या डिफाइन काइंड्स ऑफ कैपिटल को डिफाइन कीजिए। नंबर 2 लिखो, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल लिखो डैश लगा के, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which is issued to public for acquiring finance. Part of authorized capital which is issued to public for acquiring finance. ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट अपन मार्केट में इश्यू करेंगे
जिससे कि अपने को क्या मिले, फाइनेंस मिले, फॉर एक्वायरिंग फाइनेंस। तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखो, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच हैज बीन परचेज बाय पब्लिक, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल which has been purchased by public, part of issued capital which has been purchased by public known as subscribed capital। और ये आगे वाली जितनी भी कैपिटल लिखेंगे वे ऊपर वाली कैपिटल से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब इश्यूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल ज्यादा नहीं हो सकती, सब्सक्राइब कैपिटल वो किसी ज्यादा नहीं हो सकती, इश्यूड ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल रजिस्टर्ड होगी ना उसको तो अपन बोलेंगे कौन सी कैपिटल, कौन सी कैपिटल बोलेंगे, अरे बोलो आलसियों, ऑथराइज कैपिटल है। फिर उसका कुछ पार्ट है वो मार्केट में इश्यू करा जाएगा ताकि अपने को फाइनेंस मिले, वो कौन सी कैपिटल होगी, इश्यूड कैपिटल। ठीक है, अब पब्लिक का रेस्पॉन्स आएगा, जैसे तुमने 1,00,000 शेयर इश्यू करे, अपनी प्रोस्पेक्टस में लिखा कि हम 1,00,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, आ जाओ भी एप्लीकेशन जमा कराओ और हम तुम्हें शेयर अलॉट करेंगे। तो पब्लिक का रेस्पॉन्स कुछ भी आ सकता है, वो 1,00,000 से कम का भी आ सकता है, 1,00,000 तक भी आ सकता है और 1,00,000 से ज्यादा भी आ सकता है। अब 1,00,000 से ज्यादा अगर रेस्पॉन्स आया तो क्या अपन 1,00,000 से ज्यादा शेयर इश्यू करेंगे या 1,00,000 ही करेंगे, बोलो भाई, 1,00,000 इश्यू करेंगे तो वो होगी सब्सक्राइब कैपिटल, है ना। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो कभी भी इश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी। बैलेंस शीट के अंदर यही कैपिटल लिखी जाती है, लिख लेना ब्रैकेट में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में यही कैपिटल लिखी जाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल, called up capital and uncalled। लिखो, part of subscribed capital which has been called to public, part of subscribed capital which has been called to public, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक से मांगा जा चुका है, नॉन एज कॉल्ड अप कैपिटल which has been called to public known as called up capital, and rest part uncalled capital, and rest part uncalled capital। बैलेंस शीट में ये देखा हुआ कई बार आपने, 1,00,000 इक्विटी शेयर, ₹10 each, 8 rupees called up। इसका मतलब क्या होता है कि शेयर कोई 10 रुपए का है जिस पर कंपनी ने 8 रुपए अभी तक मांग लिए, तो जितने रुपए मांग लिए उसे तो क्या बोलेंगे अपन, कॉल्ड अप कैपिटल। रेस्ट पार्ट जो बच गया, कितना पार्ट बच गया, 2 रुपए बच गया, उसे क्या बोलेंगे अपन, अनकॉल्ड कैपिटल। ये होता है ना, शेयर्स, कंपनी के शेयर्स के पैसे टुकड़ों में लेती है, एप्लीकेशन में लेती है, अलॉटमेंट पे लेती है, फर्स्ट कॉल पे लेती है और सेकंड कॉल। तो जहां तक पैसे मांग लिए हैं वो तो कौन सी कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। और जो नहीं मांगे उसे क्या बोलेंगे। और देखो, आपको जानकर और भी ताज्जुब होगा, ये सारे झूठ है, कुछ नहीं होता ऐसा कि कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मंगाती है, अलॉटमेंट का मंगाती है, फर्स्ट कॉल का। कंपनी आईपीओ जारी करती है, सारे पैसे लेती है एक साथ, मतलब ही नहीं। फिर भी हम पढ़े जा रहे, रटे जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब है। हाँ, बहुत पहले हुआ करता था क्योंकि लोगों के पास तब पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कंपनी टुकड़ों में उनसे पैसे लेती थी, 2 रुपए अब जमा करा दो, 4 बाद में जमा करा दो, 6 बाद में जमा करा दो। आजकल तो मतलब यही होता है कि रिजेक्टेड ही होते हैं। आप आईपीओ लगाते हो, 4 जगह से आप आईपीओ लगाते हो, एक का लगे तो लगे, वरना रिफंड ही होता है और सारे पैसे एक साथ ही आते हैं। तो ऐसा वास्तविकता से कोई संबंध
नहीं है, बस पढ़ना है, परीक्षा में लिख के आना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। चलो अनकॉल्ड समझ में आ गया, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। बच्चों बेचारों को ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री रटाई जा रही है ना, फिर उनका एडजस्टमेंट सिखाया जा रहा है, फिर 4 फीचर की एंट्री सिखाई जा रही है। लिखो नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल लिखो, इट इज नॉन एज रिसीव्ड कैपिटल। इट इज नॉन एज रिसीव्ड कैपिटल। क्या लिखा आपने? पेड अप कैपिटल, इट इज नॉन एज रिसीव्ड कैपिटल। नीचे लिख लो, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर इक्वल्स टू पेड अप कैपिटल। नीचे लिख लो, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पेड अप कैपिटल। एंड लास्ट वन, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व पेड अप कैपिटल होगी रिसीव्ड कैपिटल। देखो, कैपिटल ड्यू करना और कैपिटल रिसीव करना फर्क है दोनों में। कैपिटल ड्यू वो तो होती है कॉल्ड अप कैपिटल, और जितने लोगों ने पैसा जमा करवा दिया उसे क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। दोनों के बीच में डिफरेंस किसका होता है? अरियर का, है ना। वो स्कूल में तो ना रजिस्टर लेके कि 30 अगस्त तक सभी बच्चे क्या जमा करा देंगे? फर्स्ट क्वार्टर जमा करा देंगे। तो वो जैसे उसने रजिस्टर में बोला, उसका मतलब होता है कॉल्ड अप हो चुकी है ना। अब सारे अच्छे किस्म के बच्चे नहीं पाए जाते थे, कुछ नकटे किस्म के इंसान भी होते थे, उसे अपन बोलते कॉल्स इन अरियर। तो उनको घटा दो, बाकी जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? रिसीव्ड कैपिटल या पेड अप कैपिटल। अब लिखो रिजर्व कैपिटल। लिखो इसके डेफिनेशन, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which has been issued to public at the time liquidation of company. Part of authorized capital which has been issued to public at the time winding up बोलो चाहे liquidation of company, उसे अपन कहते हैं रिजर्व कैपिटल। आपने इसे कहां तक लिख रखा है? पूरा ही लिख रखा है क्या? क्वेश्चन तक लिख रखा है? ओ, तब तो मतलब फुल ऐसे, है ना, बॉस वाली फीलिंग आती होगी ना, ये मजदूर लोग बेचारे काम कर रहे हैं। लिखाओ लिखाओ, तुम लिखो। मतलब एंट्री वगैरह भी लिख रही है आप लोगों ने, ओवर सब्सक्रिप्शन वाली भी, ठीक है ना। पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन इश्यूड टू पब्लिक एट द टाइम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसे अपन बोलेंगे कौन सी कैपिटल? कौन सी कैपिटल? हमारी कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। सबकी कैपिटल रिजर्व कैपिटल, ठीक है। 6 नाम है, पढ़ लो फटाफट। बता अभी, ऑथराइज कैपिटल क्या होगी? जो कंपनी के एमओयू, जिसमें कंपनी क्या करेगी? लाइफ टाइम काम करेगी। इसके 2-3 नाम भी है, उर्फ उर्फ करके, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, है ना। तुम्हारा नाम होगा ऐसे हर्षित उर्फ हर्षु, ऐसे नहीं बोलते तुम्हें, सिर्फ हर्षित ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन है हमारे ऑथराइज कैपिटल 2-3 नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। फिर कौन सी कैपिटल? इश्यूड कैपिटल। बताओ इश्यूड कैपिटल क्या होगी? जो कंपनी आती है पब्लिक में इश्यू करती है। क्यों इश्यू करती है? कंपनी क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, जनता का है ना रेस्पॉन्स आएगा, वो जितना शेयर परचेज करेंगे, जितनी एप्लीकेशन जमा करेंगे, उसे अपन कौन सी कैपिटल बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या सब्सक्राइब कैपिटल है वो इश्यूड कैपिटल ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर अपन शेयर अलॉट करेंगे तो उनसे पैसे मांगेंगे, फिर अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के। तो कॉल्ड अप कैपिटल जितने पैसे मांग लिए उसे तो क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। और जो मांगने बाकी है उसे क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। और देखो, शेयर होल्डर ने वो लाइबल है, सिर्फ अनकॉल्ड कैपिटल देने के लिए लाइबल है, इसके अलावा शेयर होल्डर और कुछ नहीं देगा कंपनी को। जैसे 1 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू कर रखे, 10 रुपए थे, 8 रुपए कंपनी ने मांग लिए।
अब कंपनी होगी लिक्विडेट, कंपनी बंद होने कगार पर है, डूबेगी कंपनी, तो कंपनी फिर पैसा कहां से अरेंज करेगी? तो शेयर होल्डर को बोलेगी, तो शेयर होल्डर सिर्फ उसको 2 रुपया पर शेयर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। अगर शेयर फुल्ली पेड है, सबने कंपनी पैसा दे रखा है, तो शेयर होल्डर कुछ नहीं देंगे कंपनी, ठीक है ना। यही एडवांटेज है कंपनी बनने का, और पार्टनरशिप होने का ये डिसएडवांटेज है कि पार्टनरशिप में आपकी कैपिटल तो गई, साथ साथ में आपकी पर्सनल एसेट्स भी गई। फिर पेड अप कैपिटल, जितनी कॉल्ड अप करिए उसमें से क्या माइनस कर दो? कॉल्स इन अरियर माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी आपकी? पेड अप कैपिटल। फिर रिजर्व कैपिटल क्या होगी? बोलो, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which has been issued to at the time liquidation of company। बोलो, हिम्मत करके दोबारा बोलो। पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which has been issued at the time liquidation of company। कौन सी कैपिटल? हमारी कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, सबके कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। अब एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये लिख लो, स्टार तारे चांद लगा के लिख लो, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। तो 2 होमवर्क हो गया आपके लिए। पहला एक तो क्या हो गया था? बैलेंस शीट, ये याद करनी पड़ेगी। हाँ पक्का ना, ऐसा नहीं कि मैंने होमवर्क दिया आप भूल गए, है ना, कल सुनूंगा बैलेंस शीट में। और दूसरा डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। देखो, एक का तो सर नेम है, दूसरे का रियल नेम है ना। जैसे रिजर्व कैपिटल का सर नेम क्या है? कैपिटल, और कैपिटल रिजर्व का रियल नेम क्या है? कैपिटल। जैसे ब्रायन लारा और लारा दत्ता। ब्रायन लारा नाम सुना है आपने? नहीं सुना? क्रिकेट देखते नहीं आप लोग? ब्रायन लारा का, ब्रायन लारा का नाम सुना है? टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन बना रखे उसने, 400 रन अकेले बना रखे। एक टेस्ट मैच में 400 रन उसने अकेले ने बना रखे, हाईएस्ट रन बना रखे। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है, नहीं सुना नाम? लारा दत्ता का नाम सुना है? लारा दत्ता का। तो ब्रायन लारा की शादी अगर किससे हो जाए? लारा दत्ता से, तो लारा दत्ता का नाम क्या हो जाएगा? लारा लारा, है ना। अच्छा, रोशन रोशन है क्या? तो आप लोग अभी तक वहीं जी रहे हो क्या, पोगो में ही? डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व कर लोगे याद? चलो आगे, नेक्स्ट। अब लिखो भी शेयर्स। शेयर्स, या शेयर लिख लो। लिखो भी शेयर की डेफिनेशन लिखो। कंपनीज टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन। कंपनीज टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन known as share। कंपनीज टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन known as share। कंपनी की संपूर्ण जो कैपिटल होती है उसको डिवाइड कर देंगे अपन छोटे छोटे टुकड़ों में, वो छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाएंगे? शेयर। लेकिन ये सारे शेयर सेम वैल्यू के होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक टुकड़ा 15 रुपए का है, कोई एक 20 का है, एक 25 का है। ऐसा नहीं होगा। सारे 10-10 के होंगे, सारे 20-20 के होंगे, सारे 50-50 के होंगे। आप ऐसे भी नहीं कहते कि भैया 7.5 रुपए का शेयर तोल दो, ऐसे नहीं होगा। नहीं, मेरे पास तो 45 रुपए हैं, 45 रुपीज का कोई शेयर दे दो, ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। आपको उसके जो मल्टीपल में है उसी में पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको शेयर मिलेंगे। फिर लिखो टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर, तो कितने प्रकार के शेयर होते हैं? कौन कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर।
अब एक क्वेश्चन बनता है पहले तो दोनों के बीच में डिफरेंस का, डिफरेंस याद करो, दोनों के बारे में अपने आप याद हो जाएगा। चलो मैडम आप बताओ, क्या नाम है आपका? दिव्या, बताओ तो मैडम दिव्या, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस बताओ। एक मिनट एक मिनट इक्विटी बात सही बात है, और बताओ जितना आता है। और प्रोफेसर वॉज वोटिंग एट, शाबाश, 2 पॉइंट तो हो गए, और बता। लगा दिमाग का यूज करो। लगा एक तो बताओ, और जैसे डिविडेंड का बोला वैसे कैपिटल का बोल दे कि वाइंडिंग अप के टाइम पहले किसको मिलेगा पैसा, बाद में किसको मिलेगा। चलो मैडम अब आप बताओ। क्या आपसे नहीं पूछा? आपसे पूछ लेंगे, रुक जाओ, पहले ये बता दे फिर आपसे पूछ लेते हैं। बताओ बताओ आराम से। बता दे बता दे। कब तक वेट करना है, शाम तक क्या? 10 तक? चलो भैया आप बता दो। हाँ, कंपनी के वास्तविक जो स्वामी होते हैं, है ना, प्राणनाथ होते हैं, वो कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना। इक्विटी क्या बोलते हैं? ओनर, ओनर क्या बोलते हैं? स्वामी बोलते हैं ना। हाँ, और हिंदी में ऐसे लिखा होता है हिंदी मीडियम में कि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इक्विटी को बोलते हैं समता, है ना, समता शेयर होल्डर को बोलते हैं अंशधारी। तो समता अंशधारी कंपनी क्या होते हैं? वास्तविक स्वामी होते हैं। तो स्वामी प्राणनाथ यही होते हैं, परमेश्वर यही होते हैं। और जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो स्वामी नहीं होते, है ना। ठीक है, मैं एक दिन बता सकता, आप वाले पैसे बताई थी वो बात कि मैं, मेरा फ्रेंड है ना, वो दोनों पहले 12th में खूब सारे अकाउंट्स पढ़ाया करते थे। तो क्या होती है, जो चीज़ ज़्यादा पढ़ते वो दिमाग में बस जाती है, फिर रात को सपने भी उसी के आते हैं, है ना, हर बात में वो दिखाई देती है ना। तो हिंदी का पेपर देखे थे हम 12th का, पहले इंग्लिश का पेपर था फिर हिंदी का था। हिंदी पेपर देखे है वो राकेश आया पेपर देखे, क्या पारिक बोल, हाँ तेरा बताए हिंदी में भी अकाउंट्स के क्वेश्चन आए थे। हैं? कैसे, कहा आए थे उसने, और तेरा भाई लिख के आए, इंग्लिश में लिख के आया, हिंदी में भी। वो तो क्या लिखे आया, क्या उसने पूछे थे अंश के पर्यायवाची, अंश मतलब होता है शेयर, शेयर को हिंदी में बोलते हैं अंश, उसने पूछे उसके पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स। तो मैं लिखा है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मैंने कहा भूंगड़, हंस लिखा है, क्या लिखा हुआ था? हंस, लेकिन वो दिमाग में वही रहता है। तो अकाउंट जब छपी तो क्या है? अंश। तो अपन तो ऐसा नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बताया और आपने, और बताओ ले पीछे, आप दोनों बताओ ले। हो गया इनके पास, हो गया वो तो हो गया। एक और प्रेफरेंस को नहीं मिलता है, या प्रेफरेंस को मिलता है, इक्विटी को नहीं मिलता है। और ये भी हो गया, दे दिया हमने डिविडेंड दो। पे किया था उनके आगे, उनका सरनेम लिखा हुआ था ना, 8% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब डिविडेंड कितना परसेंट मिलेगा? 8% ही मिलेगा ना। और इक्विटी शेयर होल्डर को एंड में सारा मिलेगा तो वो इक्विटी शेयर को मिलेगा, और अगर नहीं दे तो भी नहीं दे, एओए में लिख रखा है कि अगले 5 साल तक इक्विटी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, सारा पैसा रिजर्व से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो सारा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर को नहीं भी मिलेगा, और अगर सारा बचेगा तो किसका मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या होता रहता है? फिक्स होता है। फिर टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कुछ नहीं होता है, एक ही होता है बेचारा। और प्रेफरेंस शेयर के अजीब अजीब से टाइप्स होते हैं। बताओ क्या नाम है आपका? निशा, ईसा, ठीक है बताओ अभी ईसा। अच्छा, थोड़ा जोर से तो बोलो तो।
बता दो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल क्या होता है? वो क्यूमुलेटिव होता है। हाँ, भी प्रेफरेंस शेयर को मतलब तुम आज से पहले स्वामी नहीं थे, आओ तुमको क्या बनाते हैं, स्वामी बनाते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर को कन्वर्ट नहीं किया सकता प्रेफरेंस शेयर में। चलो और बता कैसे? कैसे? इक्विटी शेयर होल्डर में डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये पूरा पूरा क्या है, रिस्कियर है। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो कम रिस्की है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड जरूर मिलेगा। कहाँ से पढ़ा आपने? अच्छी बात बताई भी आपने। हाँ भाई, तो बता भाई इन्होंने क्या बताया, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बता भाई क्या होती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? नहीं पता? थोड़ा जोर तो डाल दिमाग पे, थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग तो कर कि हाँ ऐसे ऐसे करके, फिर मना कर, सीधा ही मुंह मना कर, नहीं पता। थोड़ा माहौल बना के मना करते हैं कि हाँ सर वो याद तो आ रहा है, याद तो बाद में भी नहीं आएगा, इससे टाइम वेस्ट क्यों करे। चलो आप बताओ पीछे आइडिया। चलो आप बता दो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। मतलब जिसका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। क्यूमुलेट का नाम पता होगा, एड ऑन होते रहना। क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, ऐड होते रहना। तो अगर इस साल लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं मिला, तो अगली साल जब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड पिछले साल वाला ही मिलेगा और इस साल वाले मिला, वो क्या होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। फिर नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा, हाँ अगर इस साल प्रॉफिट है तो डिविडेंड ले, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। चलो आप बताओ मैडम, और कौन सा टाइप बताया आपने? कन्वर्ट कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, ये बताया इन्होंने कि प्रेफरेंस शेयर है उनको पेमेंट के टाइम क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। कि तुम नए प्रेफरेंस शेयर ले लो, नए इक्विटी शेयर ले लो, वो तो क्या हो जाएंगे, कन्वर्टेबल। और जो कहेगी ना हमें तो कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल। जो कि ना ना, ये आप बताओ अभी। अरे मैडम बाद में पढ़ा लेना, मैं पढ़ा दूँ, बस थोड़ी सी देर की बात है, हो गया ले समय, 2-4 मिनट की बात है, फिर पढ़ा लेना आप। अगले 23-24 घंटे तक पढ़ाओ, फिर अपनी जब दोबारा क्लास होगी। बता दो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव हो गया, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये बड़ा कह रही थी कि सर मेरे से नहीं पूछ रहे। मेरी आंसर खत्म हो जाएगी मतलब? तो तभी आपसे पहले पूछ रहे हैं ना, आपके आंसर खत्म नहीं होने देंगे, बोलो। क्यूमुलेटिव, अभी एग्जाम भी ऐसे ही कहेंगे कि देख तुम्हारे पास तो बुक है पूरी, तुम तो कुछ ही पूछ सकते हो, मैं तो ये 5 क्वेश्चन याद करके आया हूं, मैं तो ये लिखूंगी, तू चाहे कुछ भी पूछिए। कौन सा बता रहे थे आप? रिडीबल इरेडीबल बता देते। 20 साल के बाद नहीं, 20 साल के अंदर अंदर। रिडीमेबल में टाइम पीरियड मेंशन कर रखा होता है कि इतने सालों में प्रेफरेंस को क्या कर दिया जाएगा, रिडीम कर दिया जाएगा। इरिडीमेबल के अंदर टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 20 साल रिडम्पशन कर दिया जाएगा। एक और बच गया, कौन सा? चलो मैडम आप बताओ। यार पढ़ा तो था, लेकिन क्या पढ़ा था इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। आप बताओ मैडम दिव्या। तो जरूरी थोड़ी है सारी चीज मैं ही पढ़ाऊंगा, पहले से कुछ तो पढ़ा हुआ होगा आपका, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा? नो आइडिया। मतलब पहले डिविडेंड किसको मिलेगा?
प्रेफरेंशियल। फिर किसको मिलेगा? फिर दोबारा अगर प्रेफरेंशियल को राइट दिया जाए डिविडेंड लेने का, तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेट। ऐसे दिमाग मत लगाना पार्टिसिपेट मतलब वो कोई पार्टिसिपेशन करता हो, है ना, मीटिंग के अंदर पार्ट लेगा वो, बाकी लोग पार्ट नहीं लेंगे, ऐसा नहीं, प्रॉफिट में दोबारा पार्ट लेगा। अपन जनरली क्या करते हैं, वर्ड जो लिखा होता है उससे ही इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रॉफिट में दोबारा पार्ट लेगा उसे क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटिंग। और जिसको प्रॉफिट दोबारा पार्ट नहीं मिलेगा ना, मैं बताया करता हूँ कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होता है। सबसे पहले मिठाई किसको मिलती है? बच्चे आजकल के मिठाई खाना पसंद करते ही नहीं है, करते हैं तो सबसे पहले छोटे बच्चे को मिलती है। अभी मैंगो जूस बट रहा था मैंने 1.5 महीने पहले, तो सबसे पहले किसको मिलता था मैंगो जूस? छोटे बच्चे को। फिर सबको बांटने के बाद दोबारा मम्मी किसको बुलाती थी? उसको कहते नहीं कि लाला इधर आओ, है ना। आप तुम लोग छोड़ते नहीं होंगे ना। ये बड़े बच्चे जो है ना, जो ये वन राक्षस जैसे हैं,